तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो वही वाली बातचीत है। हर किसान जो भी खेती कर रहा है वो कर्जा लेके डूबा पड़ा है, इसलिए वो आत्महत्या हो रही है। नौजवान जो है दिन पे दिन आत्महत्या करता जा रहा है। 2015 से अब तक के लगभग 1,08,000 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। गन्ने की बात आए तो गन्ने में कम से कम 90 प्रोडक्ट बन सकते हैं, उनमें हिस्सेदारी तो होनी चाहिए। गन्ना तो हमारा है। जब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा तब तक किसान की बात बनने वाली नहीं है। और कहते हैं जी हम तो उसके लिए कर रहे हैं एथेनॉल से फ़ायदा होगा किसानों को। हकीकत ये है कि ये एथेनॉल को अमेरिका से मंगा रहे हैं। तो 1970 से ये डिमांड है कि एथेनॉल बनना चाहिए, लेकिन उस एथेनॉल में जो किसान की हिस्सेदारी है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। किसान हाथ फैलाए हुए मांगने की क्षमता में है, वो देने की क्षमता नहीं है। उद्योगपति देते हैं। जो भी अच्छे प्रोफेशन का आदमी है वो सोचता है कि उसका बेटा वही उसी प्रोफेशन में आवे, लेकिन किसान अपने बच्चों के लिए ये सोचता है कि ये मेरा बेटा जो है क्या है 10,000 की, क्या है 20,000 की, क्या है 25,000 की, क्या है 30,000 की नौकरी करे, लेकिन खेती ना करे। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर। किसान का बेटा खेती से क्यों दूर जा रहा है? और अगर ऐसा रहा तो खेती का भविष्य क्या होगा? अगर कोई बालक खेती कर भी रहा है ना, तो उसका कोई रिश्ता नहीं लेके आ रहा, चाहे वो भले 50 बीघे का या 80 बीघे का 100 बीघे का मालिक हो। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा एक किसान बने। 50 बीघे खेत हैं और आप नहीं चाहते कि आपका बेटा भी किसान? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो नीतियाँ हैं भारत की नीति, वो यहाँ से नहीं बनती, वो नीति बन रही है अमेरिका से और साम्राज्यवादी देशों से। जिस आदमी के पास प्योर पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ी है, जब आप उसमें 20% का एथेनॉल डालेंगे तो दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो उस गाड़ी को बचाएगी, वो खराब होएगी होएगी। इनसे कोई उम्मीद है नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने वोट, इनकी ज़रूरत नहीं है, वोट के इन्होंने इंतजाम कर लिए हैं। मतलब अगर किसी की बेटी की शादी होगी तो ज़मीन बिकेगी, मकान बनेगा किसी का ज़मीन बिकेगी। क्या स्थिति होगी यार? पहले इसी ज़मीन से सब खा रहे थे। किसान अपना भी खर्चा चला रहा था, अपने पास जो लगे हुए मजदूर है उनका भी चला पा रहा था। आज ऐसी स्थिति होगी कि वो अपना पेट नहीं भर पा रहा। नमस्कार, मेरी मौजूदगी इस समय मेरठ में है। मेरा नाम वैभव त्रिपाठी है और आप हमारा यूट्यूब चैनल सियासी पंचायत देख रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा किसान संगठन का एक डेलीगेशन आज मेरठ में कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपता है। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर के ये किसान जो है वो जाते हैं और राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन देते हैं। यहाँ पर ये लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किसानों की कौन सी वो मांगे हैं जिनको लेकर ये गए थे, किसानों की स्थिति देश में कैसी है और कौन से ऐसे काम हैं जो किसानों के लिए होने चाहिए। क्या लगता है सर, क्या हो जाए जिससे किसानों की हालत जो है वो बेहतर हो सके और बेहतर हो सके? देखो, असली बात तो ये है कि जो खेती है वो घाटे का सौदा हो रखा है। हर किसान जो भी खेती कर रहा है वो कर्जा लेके डूबा पड़ा है, इसलिए वो आत्महत्या हो रही है। जब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा तब तक किसान की बात बनने वाली नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये है कि आप एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डिक्लेयर कर देते हैं 23 फसलों का दाम, और उसके बाद में ख़रीदते सिर्फ हो गेहूं और चावल, और वो भी 5 और 6% के करीब लिया जाता है, जो उसको सरकार को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ उतना ही ख़रीदता है, उसके आगे ख़रीदता नहीं। अब किसान आंदोलन का वही आ जाता है जो अभी बताया है मनीष भारती जी ने। जो भी वहाँ लिखित वादे किए थे, ये वादे खिलाफी करते हैं, झूठ बोलते हैं। पार्लियामेंट में भी कहते हैं कि जो स्वामीनाथन कमीशन का जो फार्मूला था C2+50% के वो हम दे रहे हैं। कृषि मंत्री भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, और जो भी मंत्री हो सब यही बोलते हैं, और इनको शर्म नहीं आती कि आप झूठ बोल रहे हो, नहीं मिल रहा। हकीकत ये है कि आप जो है, इनको हम कोर्ट में भी ले गए थे किसान संगठन, जब ये लागू नहीं किया जा रहा था। इन्होंने बोला कि हमारा तो देश की अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना, वी विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट दिस। तो हकीकत ये है कि जब तक किसानों को उसकी फसल का दाम नहीं मिलेगा तो किसानों की हालत सुधरने वाली नहीं है। अभी आपने देखा होगा अप्रैल में 20 अप्रैल को एक आदेश जारी किया गन्ना कानून, उसको गन्ना कानून को 1960
6 का चेंज करना चाह रहे थे 2026 के उसमें, है ना। और उसमें हुआ क्या, सबसे पहले आवाज़ हमने उठाई यहाँ पे अपना जो चरण सिंह विश्वविद्यालय है यहाँ पे हमने उठाया था इस मुद्दे को, और फिर सरकार को वापस उसको लेना पड़ा। और कहते हैं जी हम तो उसके लिए कर रहे हैं एथेनॉल से फ़ायदा होगा किसानों को। और जो वैसे आम आदमी है जो एयर कंडीशन उसमें बैठा है, शहरों में लोग हैं, उन्हें लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रदूषण कम होगा, किसानों को पैसा मिलेगा और खुशहाली आएगी। हकीकत ये है कि ये एथेनॉल को अमेरिका से मंगा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे जो भी किसानों का है, अगर आपने उसको फॉर्मूले को बनाया है तो ये बताइए कि किसानों को कितना पैसा दिया, क्या किसानों का जो गन्ना है उसका जो प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एथेनॉल अगर आप डाल रहे हो पेट्रोल में तो उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। वो सब के सब जो कानून बनते हैं, सारी चीज़ें बनती हैं, ये कॉरपोरेट के लिए बनती हैं, किसानों के लिए नहीं बनती। चाहे वहाँ पे मीडिया हो, चाहे वहाँ अखबार हो, ये सब खरीदे हुए हैं, सब ये कॉरपोरेट ने ख़रीदा हुआ है, और उन्हीं के मुताबिक जो नीतियाँ बनती हैं वो भी कॉरपोरेट ही ड्राफ्ट करता है, और ऐसा करके दिखाता है कि ब्यूटीफुल पेंटिंग करके कि ये तो किसानों के लिए किया जा रहा है। ऐसा हकीकत में नहीं है। क्या ये जो एथेनॉल वाला मुद्दा है, सरकार कह रही है कि एथेनॉल से किसानों को फ़ायदा होगा, किसानों का जो गन्ना है उससे एथेनॉल निकलेगा और रेट बढ़ेंगे सब चीज़ों के, क्या इससे किसानों को फ़ायदा होगा? किसानों को फ़ायदा तो तब होना जब उसके दाम मिले। यानी केवल ये चीनी जो निर्धारित है उस पर रिकवरी, उस पर रेट तय करते हैं। अगर गन्ने की बात आए तो गन्ने में कम से कम 90 प्रोडक्ट बन सकते हैं, उनमें हिस्सेदारी तो होनी चाहिए। गन्ना तो हमारा है, गन्ना सरकार का थोड़ा ही है, तो उसमें हमें हिस्सेदारी देने में क्या अर्ज है। तो ये तो बेकार की बात है। ये नाम किसानों को लेते हैं। आज आप देख लो, संविधान केवल पुस्तक होकर रह गया है, और किसानों का तो पहले से भी कोई संरक्षक नहीं था, सरकार चाहे कोई रही हो। आज दुश्मन नहीं थी कोई सरकार, मतलब संरक्षक तो नहीं थे, हिमायती तो नहीं थी, लेकिन दुश्मन नहीं थी। ये दुश्मनी निभा रही है ये सरकार, और सरकार दुश्मनी निभा रही है इसलिए कि ये किसी लायक न रहे, ताकि सब कॉरपोरेट को चला जाए, बड़े बड़े फार्म वो बन जाए और जो है उद्योगपतियों को दे दिए जाएँ। किसान अपने आप ही छोड़ भागेगा खेती, जब मिली कुछ नहीं रहा। खेती के लागत उसे नहीं निकल रही, वो तो दिन रात खेत में काम करता रहता, 4 पैसे से तब मिल जाते हैं अपने रोटी। अगर पूरे घर परिवार लगा रहता है, बीवी बच्चे लगे रहते हैं, आप देख लो कि इतनी मेहनत कोई और करता। इसीलिए 2 बातें हो रही हैं, सबसे ज़्यादा रोज़गार मिल सकता है, लेकिन ये जो खेती है ये मतलब घाटे का सौदा तय कर दिया, तो उधर जाएगा कौन। किसानों के बच्चे भी खेती से दूर होते जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि उसकी फसल का पैसा नहीं मिलता, वो करे क्या। तो भूखा मरने को थोड़ी कोई ना कोई दूसरा धंधा तलाश है ही। दूसरे धंधे इन्होंने बंद कर दिए हैं, और ये बिल्कुल बात सही है कि इनसे कोई उम्मीद है नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने वोट, इनकी ज़रूरत नहीं है, वोट के इन्होंने इंतज़ाम कर लिए हैं, और ये किसान उस हालत में है नहीं जो किसान की तरफ जाए। किसान हाथ फैलाए हुए मांगने की क्षमता में है, वो देने की क्षमता नहीं है। उद्योगपति देते हैं, इसलिए ये उनके फेवर करते हैं और उन्हीं के संबंध में वो नीतियाँ बनाते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। ये जो अघोषित इमरजेंसी चल रही है, इसका ज़्यादा दिन चलने की मुझे संभावना नहीं है। छात्रों ने बीड़ा उठाया, हर बार जो सरकारें बदली हैं, युवकों ने बदली हैं। युवा ही इस देश का भला करेगा। अब आगे देख लेना, आगे क्या क्या होना है। ऐसा नहीं है, भले ये किसी भी रूप में कैसे खड़ा हो, लेकिन केवल भाजपा का छात्र संगठन छोड़कर सारे संगठन इसमें जुड़ गए हैं, और 8 लाख छात्र इसमें जुड़े हुए हैं फिलहाल। इसमें बढ़ोतरी हो रही है, घट नहीं रहा। सरकार पूरे जोर लगा रही है। जो वहाँ जंतर मंतर पर गए थे लोग, और जो जिन्होंने वहाँ थोड़ी बहुत ऊंची नीची बात कर दी, आपने आप तो कह रहे हैं कि हमने तो माफ़ कर दिया, लेकिन कहीं बजरंग दल, कहीं कुछ उनके घर वालों को फलाने को आकर धमकाने का मारे हैं पूरे दल बल के साथ। और दूसरे तरीके मतलब इतनी निहायत कमीनेपन पे उतरी हुई है सरकार के, जिसका उल्लेख करना ही बड़ा मुश्किल है। ऐसा कभी पहले देखा नहीं था।
भाई ये तो गार्जियन होते हैं, ये तो जो सरकार होती है वो तो जनता की गार्जियन होती है, लेकिन ये तो दुश्मनी है, दुश्मन बनी हुई है। ये किसी भी तरह से नेस्ता नाबूद करने के चक्कर में है आम जनता को भी। धर्म से की बात नहीं चलती तो दूसरे काम कर लेती है। अब ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छोड़ के अब और काम करने लगी। अब सारे संसाधन इनके हाथ में हैं। मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं है, जब तक आंदोलन तो छोड़ो, जब तक क्रांति नहीं होगी, जब तक ये पीछा नहीं छोड़ेंगे, वरना ये तो हमेशा के लिए कब्जा करके देश में। एथेनॉल पे आपने जो जिक्र किया, मैं आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, 1970 में मेरठ से जो एमपी थे चौधरी महाराज सिंह भारती, उन्होंने 1970 में एक किताब लिखी, गन्ना चीनी समस्या और समाधान। और तब उन्होंने कहा था कि अगर एथेनॉल बनाया जाए गन्ने से तो इस देश के किसान की और इस देश की पूरी आर्थिक स्थितियां बदल जाएंगी। इतना बड़ा काम उस दौर में उन्होंने उसमें आंकड़े दिए थे, किस तरीके से 20-25 अलग अलग उत्पादन आप गन्ने से बना सकते हैं। तो 1970 से ये डिमांड है कि एथेनॉल बनना चाहिए, लेकिन उस एथेनॉल में जो किसान की हिस्सेदारी है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। एथेनॉल बनना गलत नहीं है, एथेनॉल पे पूरी दुनिया में एथेनॉल पे गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन आपने इंफ्रा नहीं बनाया, आपने लोगों को चॉइस नहीं दी, आपने लोगों को ये चॉइस नहीं दी कि वो प्योर पेट्रोल चाहिए या एथेनॉल वाला चाहिए। जिस आदमी के पास प्योर पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ी है, जब आप उसमें 20% का एथेनॉल डालेंगे तो दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो उस गाड़ी को बचाएगी, वो ख़राब होएगी होएगी। तो गलती एथेनॉल की नहीं है, गलती है सरकार की नीति में, सरकार के काम करने के तरीके में, सरकार के उस हल्की सोच का, जिसमें उसने सोचा ही नहीं इस बारे में कि उन लोगों का क्या होगा जिनके व्हीकल एथेनॉल से कंपैटिबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है, एथेनॉल की डिमांड तो किसान 1970 से उठा रहे हैं कि साहब एथेनॉल बनना चाहिए गन्ने से। तो ये मेरे को एक चीज़ और, आप युवा हैं, आप किसान भी हैं, और युवाओं को लेकर समाज में ये कहा जाता है कि युवा खेती नहीं कर पाएगा क्योंकि किसान कर्ज में है। युवाओं को क्या दिक्कत आ रही है खेती करने में? देखो, सबसे पहली जो मज़ेदार चीज़ है, हमें ये सोचना चाहिए कि किसान का बेटा, जैसे एक हीरो का बेटा हीरो बनता है, डॉक्टर अपने बेटे को ही सोचता है कि डॉक्टर बने, जो भी अच्छे प्रोफेशन का आदमी है वो सोचता है कि उसका बेटा वही उसी प्रोफेशन में आवे। लेकिन किसान अपने बच्चों के लिए ये सोचता है कि ये मेरा बेटा जो है, क्या है 10,000 की, क्या है 20,000 की, क्या है 25,000 की, क्या है 30,000 की नौकरी करे, लेकिन खेती ना करे। तो वो ऐसी परिस्थिति इन्होंने बनाई है। उस परिस्थिति में अपने आप को किसान का बेटा कैसे सरवाइव कर पावे, क्योंकि खेती किसानी आज जो है घाटे का सौदा बन गई। जैसे हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति के बाद भारत में बीज संस्थान बने, यूनिवर्सिटियाँ बनी, या खेती के लिए बहुत सरकार ने बहुत काम करे। लेकिन उसके बाद 1990 की नीति जब आती है, जब अमेरिका के साथ ट्रेड डील, मतलब WTO के साथ ट्रेड डील होती है, तो उसके बाद एकदम से देखने को मिलता है कि पूरी जो व्यवस्था थी हरित क्रांति के बाद की, वो एकदम पलट जाती है। और जो नीतियां हैं, भारत की नीति, वो यहाँ से नहीं बनती। दिल्ली में हम सोचते हैं कि हमारे जो सांसद है वो उस पर बहस कर रहे हैं, उस पर एक दूसरे को गाली भी देते हैं कभी कभार, और सारे काम भी करें, तो वो नीति वहाँ से नहीं बन के आ रही। वो नीति बन रही है अमेरिका से और साम्राज्यवादी देशों से। तो सबसे पहली बात जो आपने सवाल करा सीधा, तो वो खेती जो है, खेती आज घाटे का सौदा है। और घाटे के किसी भी काम में कोई भी ये नहीं सोचता कि मेरा बेटा करे या मैं खुद जो है किसी ऐसे काम को करूं जिसमें मुझे 2 रोटी ना मिल पावे। तो ये है। क्या ऐसा हो कि जो किसान हैं उनके बेटे फिर से खेती की तरफ आएँ, खेती को एक बड़े लेवल पे, क्योंकि ये आपने कहा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, किसान का बेटा खेती से क्यों दूर जा रहा है? और अगर ऐसा रहा तो खेती का भविष्य क्या होगा? अगर युवा खेती नहीं करेगा तो भविष्य में फिर खेती करेगा कौन? जैसे देखो, सबसे पहली चीज़ जो आपने सवाल करा है उसका जो जहाँ तक मैं ठीक उत्तर दे पाऊँगा वहाँ तक कोशिश करेंगे। जैसे किसी भी चीज़ को बनाने में, अगर कोई कपड़ा है तो उसे बनाने में जो है आज़ादी से पहले के दौर में जो है 1 दिन लग रहा था या 2 दिन लग रहे थे। आज हमारी इंडस्ट्री इतनी उन्नत होगी कि उसी कपड़े को या उसी कार को, उसी बाइक को बनाने में जो है मिनटों का, सेकंडों का खेल चल रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम खेती को देखें। खेती जो है, ऐसा नहीं है कि खेती को जो 6 महीने में फसल हो रही है उसे 3 महीने में कर देंगे, या जो खेती जो है, जैसे सरसों है, सरसों की फसल को जो है हम घटा के जो है
1 महीने में कर देंगे या 15 दिन में कर देंगे, तो खेती का जो चक्र है वो घट नहीं सकता। थोड़ा सा ऐसा हो सके जो अगर हम लागत ज़्यादा लगाएं उसमें, तो वो ज़्यादा पैदावार हो सकती है। ज़्यादा भी इतनी नहीं कि बहुत ज़्यादा है, मतलब 1 कुंटल की जगह 2 कुंटल हो सके, 2.5 कुंटल हो सके, लेकिन ज़्यादा पैदावार भी नहीं बढ़ सकती और उसका टाइम पीरियड जो ड्यूरेशन है वो भी नहीं घट सकता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वसीम है और मैं किसान एकता केंद्र का कार्यकर्ता हूँ। SKM संयुक्त किसान मोर्चे का हम हिस्सा हैं। और आज जो यहाँ पे DM ऑफिस पे हमारा आना हुआ है वो SKM की कॉल थी ट्रेड डील के खिलाफ, और SKM के कई सारे मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर आज हमारी बातचीत थी। और ऋषभ भाई इसके बारे में बताएंगे। क्या बात हुई आप लोगों की? क्या ज्ञापन में क्या दिया? भाई ज्ञापन का जो मुख्य विषय था वो था भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, जो सरकार लगभग करने जा रही है। अमेरिका की तरफ से तो जो है उसके संकेत हमें मिल ही रहे हैं, बस ये है कि हमारी सरकार चुप है। तो उस समझौते के अलावा जितने भी मुक्त व्यापार समझौते पिछले दिनों सरकार ने करे हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन के साथ करा हो, चाहे डेयरी से संबंधित जो न्यूजीलैंड के साथ इन्होंने करा है वो हो, जितने भी मुक्त व्यापार समझौते हुए हम सबका जो है विरोध करते हैं और पूरी तरीके से उन्हें जो है हटाने की मांग करते हैं। इसके अलावा जो संयुक्त किसान मोर्चे की मुख्य 7 मांगे हैं, उन मांगों के साथ हमने वो ज्ञापन दिया है। चाहे उसमें स्वामीनाथन आयोग की जो है लागत वाली रिपोर्ट लागू करने का मामला हो, C2+ 50% वाला हो, बिजली का निजीकरण बंद करने का मामला हो, या जो है शिक्षा का और जो है खेती का जो है बजट में लगातार जो गिराते जा रहे हैं ये परसेंटेज, उसे बढ़ाने का मामला हो, और इसके अलावा बीज को लेकर के जो है अभी सरकार जो नया विधेयक लेके आ रही है, या कृषि विपणन नीति के माध्यम से, मतलब जितने भी कानून या जितने भी नए बदलाव जो है सरकार करना चाह रही है खेती और उसकी नीतियों में, और उसका क्या दुष्परिणाम है। और ऐसा नहीं कि वो नीतियाँ आपके देश में ही लागू हो रही हैं, पहले वो दुनिया के अलग अलग देशों में लागू हो चुकी हैं। वहाँ पे लोग तंग हाल बर्बाद हो गए हैं। जो आज हमारी खेती, भाई ने बताया, घाटे का सौदा है। सोचो आप, कितनी शर्म की बात है कि किसान ये नहीं चाह रहा, दूर दूर तक भी ये नहीं चाह रहा किसान कि मेरा रिश्तेदार भी खेती में लगा रहे। अगर कोई बालक खेती कर भी रहा है ना, तो उसका कोई रिश्ता नहीं लेकर आ रहा, चाहे वो भले 50 बीघे का या 80 बीघे का 100 बीघे का मालिक हो। जब तक वो 10-20 हज़ार रुपये की नौकरी नहीं कर रहा, किसी की हाजिरी नहीं बजा रहा प्राइवेट कंपनी में जाके, जब तक उसे कामयाब भी नहीं मान रहे लोग। तो ये क्या स्थिति आ गई आज किसान की, जो उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और उसके बाद तीसरे नंबर पर नौकरी को लोग रख रहे थे, और आज जो है नौकरी प्रायोरिटी होगी, बिना नौकरी वाले कोई पूछ नहीं था। तो ये कैसी स्थिति बन गई आप सोचो। और ये सिर्फ संकट खेती का या जो है किसी एक मसले, एक विषय का संकट नहीं है, ये संकट जो है पूरे किसान कौम का संकट है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संकट है। वो आज गांव में परेशान है, मजदूर नहीं मिल रहा किसानों को। क्यों परेशान है? मनरेगा जैसी जो स्कीम थी जिसके हिसाब से मजदूरों की कुछ न्यूनतम जो है मजदूरी मिल जाती थी साल भर की, अभी उसे भी हटा देंगे थोड़े बहुत दिनों में। अब तो इन्होंने हालांकि कुछ बढ़ा दिया, उसका नाम बदल के BBJ रामजी कर दिया, कुछ पैसा भी फिलहाल बढ़ा दिया। तो जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में इन्होंने गैस का बढ़ाया था, आज ₹1.29 की सब्सिडी दे रहे हैं, ऐसे थोड़े दिनों में उन्हें मजदूरी देंगे किसानों को। तो जो थोड़े बहुत बच रहे हैं मजदूर, वे भी पलायन कर जाएंगे काम की तलाश में शहरों की तरफ। तो बेतहासा जो शहरीकरण बढ़ता होता जा रहा, हर तरफ जो है आपाधापी मची हुई है, इतना कियोस है चारों तरफ। चाहे वो नौजवानों का मामला हो, महिलाओं के मामले में आप देख लो, जो है आप देख लो महिलाओं के हिंसाओं के मामले में भारत जो है बांग्लादेश पाकिस्तान से भी नीचे आ गया, या हंगर इंडेक्स की आप रिपोर्ट देख लो। तो मुझे तो जो है अदम गोंडवी की 2 लाइन आ रही हैं याद कि जो है तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो वही वाली बातचीत है कि बता कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, हाथी के दांते खाने की ओर हैं, दिखाने की ओर हैं। बातचीत आमदनी दुगनी की करेंगे, लेकिन कर देंगे उसे आधी। डीजल का रेट बढ़ा दिया आपने, बीज सप्लाई जो है खाद की हो नहीं रही, किसान मारा फिर रहा। क्या स्थिति है आप बताओ? किसी भी विषय पे आप बातचीत कर लो, मामला बद से बदतर होता जा रहा, दिन पे दिन जो है स्थिति ख़राब होती जा रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच जाएं, उन्हें समझाएं, और जो ये नीतियाँ नई जो सुबह शाम तैयार कर रहे हैं, ये उनके क्या दुष्परिणाम हैं, तो हम उन्हें लोगों के बीच जो है ले जा रहे हैं। अलग अलग माध्यम से हम पर्चे निकालते हैं, अलग अलग विषयों पे पुस्तिका चलाते हैं, पुस्तिका निकाल के लोगों के बीच जाते हैं। किसान पत्रिका है, आपको हम उसके 1 अंक मुहैया करा देंगे। तो जिस तरीके से भी हो, हम किसानों को जागरूक करके लोगों के बीच में एक चेतना कायम करने की कोशिश करेंगे। देखो, जब तक चेतना नहीं होगी, जब तक एकता आप नहीं बना सकते। तो हमारा मकसद ये मुख्य तौर पे लोगों को जागरूक करें, और SKM के जितने प्रोग्राम होंगे लगातार हम वो तो लेंगे, बाकी लोगों के बीच में हम जितने भी रूप में जा सकते हैं वो जाएंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम ऋषभ त्यागी है जी। ऋषभ भाई, आप क्या करते हैं? मैं किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे पिता किसान हैं, और मैं हालांकि मैं प्राइवेट नौकरी भी करता हूँ IT सेक्टर में, लेकिन
सबको पता है एट द एंड हम हैं तो किसान ही। तो जब आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि भाई जब खेती तबाह बर्बाद हो रही थी, जब किसान जो है सोच रहे थे कि हर किसी की ये उम्मीद है कि कोई हाईवे निकल जाए, हमारे खेतों के बीच से कोई प्रोजेक्ट आ जाए, आज ये स्थिति खेती की होगी, हर कोई ज़मीन बेचने को तैयार बैठा। मतलब अगर किसी की बेटी की शादी होगी तो ज़मीन बिकेगी, मकान बनेगा किसी का ज़मीन बिकेगी, क्या स्थिति होगी यार। पहले इसी ज़मीन से सब खा रहे थे, किसान अपना भी खर्चा चला रहा था, अपने पास जो लगे हुए मजदूर हैं उनका भी चला पा रहा था। आज ऐसी स्थिति होगी कि वो अपना पेट नहीं भर पा रहा, प्राइवेट स्कूल में बालकों को पढ़ा नहीं सकता, इलाज नहीं करवा सकते आप। अब मेरठ में रह रहे हो आप, मेरठ मंडी है शिक्षा की और अस्पतालों की इस वक्त, तो किसी से छुपा तो है नहीं है। तो बहुत सारे मसले हैं, मतलब विषय तो इतने हैं, बहुत सारी आपने बातचीत भी कर ली, लेकिन हमें सरल भाषा में सरकार जो भी गलत फैसले ले रही है उन्हें डिकोड करके जनता के बीच में ले जाना पड़ेगा, आम भाषा में उन्हें समझाना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि जो ये अभी तनमन लाभ है खेती में, जो कुछ मुझ बच रहा है, वो लाभ कुछ नहीं है, बस वो अपनी मजदूरी है। अगर वो मजदूर को उसमें इन्वॉल्व कर लेगा तो वो भी ख़त्म है उसका। भाई दवाई बीज सब मोल का आ रहा है। पहले जो है बीज ऐसे थे, हमारे बड़े बुड्ढों ने संजो कर रख रखे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। अब ऐसे ऐसे बीज ला रही हैं कंपनियाँ कि आप अगले साल बो, आपका होने का ही नहीं, वो आपको दोबारा खरीदना पड़ेगा। तो उससे क्या हो रहा है, किसान की लागत बढ़ रही, डीजल लगातार महंगा होता जा रहा है। अब और आप जो है एक व्यापार समझौता कर लोगे अमेरिका के किसान के साथ में, जहाँ पे दुनिया की आधुनिकतम तकनीक उनके पास है, लेटेस्ट मशीनरी उनके पास है, ऐसी उनके पास मशीन है जो गन्ना छील दें, साला शाम से शाम तक 400 ट्रक गन्ना छील दें वे। हमारे यहाँ लोग हाथों से छील रहे हैं, उनके टक्कर ले लेंगे हमारे किसान। हमारे यहाँ पे एवरेज जोत जो है 86% सीमांत किसान है ना, 2 एकड़ से कम जोत वाला है, उनके वहाँ पे जो है एवरेज जोत आप देख लो 850 एकड़ से ज़्यादा है। तो आप बकरी का और शेर के बीच में समझौता करवा ही नहीं सकते आप। जैसे बताया ना कि संसद में ना बन के नीति जो है वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में बन रही हैं। तो ये साम्राज्यवादी देशों, अब ये तो हमारे आम आदमी को पता नहीं ना, तो ये युवाओं का काम है कि वे पढ़ें लिखें समझें, और जो हमारे बड़े हैं उन पर फुर्सत थोड़ी है, वे तो खेत में है सुबह शाम। अब एक काम और मिल रहा, पहले रात की ड्यूटी नहीं रहती, रात में पानी लगाना था, स्टार्टअप वगैरह लग गए थे तो उससे थोड़ा काम आसान हो गया था। अब जो है गाय भगाने का, बिजारों को भगाने की ड्यूटी भी रात की भी है, तो वे तो दिन रात व्यस्त हैं। तनमन टाइम बच जाएगा उनके पास, और बहुत काम है करने को, रिश्तेदारी हैं और बहुत सारी जिम्मेदारी हैं पारिवारिक हैं। हम थोड़ा सा फ्री हैं अभी, समझते भी हैं चीज़ों को। तो बस यही कोशिश है हमारी कि कैसे लोगों को जागरूक करा जाए और चेतना को जो है किसानों को बढ़ाया जाए, और कहीं ना कहीं एक एकता कायम करी जाए युवाओं के बीच में, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, और इस लड़ाई को साझा लड़ाई बना के जो है आगे बढ़ाया जाए। आप भी खेती करते हैं? जी, मैं किसान हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम हुकम सिंह है और गांव इकड़ी है, सरदाना के पास। इकड़ी से हैं आप? जी। तो क्या कितने बीघे खेत हैं आप? लगभग हमारे 50 बीघे खेत हैं, लेकिन उसमें भी हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। जब से हमारे पिताजी एक्सपायर हुए हैं और काम मेरे हाथ में आया, पहले लगता था कि खेती बहुत मुनाफे का सौदा है, लेकिन जब से काम हाथ में आया ना तो पता चला कि इसमें तो बहुत ही ज़्यादा घाटा है। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा एक किसान बने। नहीं, 50 बीघे खेत हैं और आप नहीं चाहते कि आपका बेटा भी किसान? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिकॉज अगर एक छोटी सी चीज़ आप मान के चलें कि हमारे खेत की जो वैल्यू लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए है, ज़मीन की जो वैल्यू है, लेकिन हमें उसका इंटरेस्ट तक नहीं मिल रहा खेती करने के बाद में। मतलब पूरे दिन रात वहाँ पे लगा रहना और हमें इंटरेस्ट तक नहीं मिल रहा। खाद बहुत महंगा है, दवाइयाँ पेस्टिसाइड बहुत महंगी हैं, और एक से ज़्यादा पेस्टिसाइड, ये नहीं पता क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। सरकार की अनुशंसा का पता ही नहीं चल रहा कि क्या सोच के चल रही हैं। आपने पहले देखा होगा कि कुछ वर्ष पहले ये काले कानून जो आए थे किसानों के, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, मंडी अधिनियम और आपका कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये पूरे के पूरे फेल हुए हैं। सभी को पता है कि भारत सरकार ने हाथ जोड़कर किसानों से माफ़ी मांगी है, उसके बावजूद भी ये सरकार नए से नए नियम लगा रही है। कभी जो है बिजली के नियम लगा रही हैं, कभी बीजों के नियम, बीज अधिनियम लेकर आ रही हैं, कभी जो है अमेरिका से और यूरोप से ट्रेड डील कर रही हैं। मतलब हर नीति इनकी फेल होती जा रही है, उसके बावजूद भी ये किसान को दबाने को और ख़त्म करने पर तुले हुए हैं हर तरीके से। ये मामला है सारा। बेटा क्या करता है आप? बेटा 12th में पढ़ता है जी। और ये नहीं है कि आप उससे खेती नहीं करें? नहीं, खेती बिल्कुल नहीं कराएंगे, बिकॉज हमारी हालत दिख रही है आपको। मैं अपना पानी खेत में चला रहा था, जब भाई ने मुझे फ़ोन किया, भाई किसानों की एकता के लिए चलना है, कुछ सूचना देने के लिए चलना है, मैं अपना पानी रियल में खेत में बंद करके, ट्यूबवेल बंद करके यहाँ पे आओ। लेकिन अपने बेटे को ये कहा कि आप कोचिंग जाओ, अभी छुट्टी चल रही है उसकी। मैंने कहा आप कोचिंग जाओ, पढ़ाई पूरी करो, खेती चाहे थोड़ी कम हो जाए, लेकिन मैं उस चीज़ को झेल लूँगा, उस घाटे को, लेकिन बेटे को कभी खेती नहीं करने देने का। क्योंकि खेती में मेरी हालत देख लो, मैं MSc डिफेंस स्टडीज़ मेरिट कॉलेज से ही किया है मैंने, और B.Ed भी किया है, लेकिन आज नौकरी में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि मैं बेरोज़गार घूम रहा हूँ यहाँ पे जो है। मतलब मेरे जैसे बहुत युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं, खेती वाले जो नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज उन्हें खेती में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और हम प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं कर पाते हैं अपनी जो है। और हम चाह रहे हैं कि ये जो भाजपा की जो ये विरोध नीतियाँ हैं, हम इन नीतियों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। मैं SC कार्ड से बिलोंग करता हूँ, भाई त्यागी हैं, अभी मोमडन से आप मिले हो। हम हर वर्ग,
हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं। एक छोटी सी बात आपने और नोटिस की होगी कि आज तक आप जिस भी किसान रैली में गए हो या किसान एकता संगठन में गए हो, वहाँ पे आपको बुजुर्ग मिले होंगे, लेकिन हमारा जितना भी संगठन है बिल्कुल युवा मिलेंगे उसमें। नई युवा, नई सोच, और सभी संगठन के व्यक्ति मिलेंगे, हर धर्म, हर वर्ग के लोग हम उसको साथ लेके चल रहे हैं। और जो हमारे पास ज्ञान है हम दूसरे से वो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। जो हमारे पास है हम अपने छोटों को दे रहे हैं और बड़ों से हम अपना ज्ञान ले रहे हैं। जैसे हमारे बड़े भाई बैठे हैं तो उनसे हम ज्ञान ले रहे हैं और अपने छोटों को दे रहे हैं। सभी वर्ग में ये फैला रहे हैं कि किसी के बहकावे में मत आवें, अपना भाईचारा बनाए रखें। अब जो किसान विरोधी नीति आ रही है, मजदूर विरोधी नीति आ रही है, समाज विरोधी नीति आ रही है, शिक्षा विरोधी नीति आ रही है, उसका खुलकर बहिष्कार करे, आंदोलन करे और लिखित में कानून की तरीके से लिखित में ज्ञापन देकर राष्ट्रपति महोदय को अभी हम ज्ञापन डीएम साहब के वहाँ दे के आए हैं। और आगे भी हम आने वाले समय में भी ये वाला हमारा संगठन चलता रहेगा, लोगों को जोड़ते रहेंगे और लोगों को जागरूक करते रहेंगे, चाहे हमें अपना निजी काम भी छोड़ना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं मेरठ के रचौदी गांव से रहने वाला हूँ। तो आप भी खेती करते हैं? जी, मैं वैसे तो छात्र हूँ, खेती तो वैसे तो सीमांत किसान ही हैं हम, लगभग 3-4 बीघे ज़मीन है हमारी। मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ वैसे, लैंड साइंस से। क्या समस्याएं आपको दिखती हैं? आप भी युवा हैं, आप छात्र हैं, पढ़ाई लिखाई भी उसी फील्ड से कर रहे हैं, तो क्या समस्याएं लग रही हैं जो आज के किसान और ख़ासकर जो युवा हैं, यूथ अगर खेती नहीं करेगा, खेती की तरफ नहीं जाएगा तो समस्या बढ़ती जाएगी देश को। क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या देखो, किसी भी डिपार्टमेंट में देख लिया, मजदूरों के हित में देख लो, किसानों के हित में देख लो या नौजवानों के हित में देख लो। नौजवान जो है दिन पे दिन आत्महत्या करता जा रहा। हम ये नहीं कह सकते 2015 से अब तक के लगभग 1,08,000 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली। वो अलग चीज़ है कि सड़क दुर्घटना में नौजवान मरे या और तरीके से मरे, लेकिन ये जो है ना आत्महत्या की समस्या है 1,08,000। अब ये देख लो, जब भाजपा सरकार 2014 से अब करंट में भी है, इन्होंने करप्शन इतना बढ़ा दिया है कि नौजवान जो है दिन दिन दर दर भटक रहा है। हम देख भी रहे, किसानों को देख रहे कि जब कहते हैं कि देश में डेमोक्रेसी है, लेकिन हम कहाँ से मान लें कि देश में डेमोक्रेसी है? अगर नीतियाँ जो बन रही है हमारे हित में नहीं होगी या हमसे नहीं पूछ के बनी जाएगी तो हम कैसे मान लें कि डेमोक्रेसी है? ये ऑटोक्रेसी देश चल रहा है। वो चाहते हैं कि पूंजीपति के हित में काम करें, और ये जो पूंजीपति जो है ना अपना रास्ता या अपना मुनाफे का सौदा निकालने के लिए जो उनका साधन है वही सत्ता है, जो हमारे हित में काम ना करके पूंजीपति के हित में काम करती है। और ये जो समस्याएं समाज में चारों तरफ हमें नज़र आती है, यही है कि ये मजदूरों, किसानों और नौजवानों का गला घोटने वाली नीतियाँ हैं और समस्याएं हैं। किसानों ने आज राष्ट्रपति के नाम मेरठ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा और किसानों की ये जो समस्याएं हैं ये हमेशा से चली आ रही हैं। सरकार की नीतियों का ये विरोध कर रहे हैं अमेरिका से, चाहे वो ट्रेड डील हो और चाहे किसान आंदोलन के समय किए गए सरकार के वो वादे हों जो आज तक पूरे नहीं किए गए। संयुक्त किसान मोर्चा का एक डेलीगेशन आता है, राष्ट्रपति के नाम जो है ज्ञापन सौंपता है डीएम को, और इन्होंने पूरी बातचीत में अपनी मांगों को बताया कि इनकी क्या मांगे हैं। किसान आज परेशान है, किसान के पास रोज़गार नहीं है, अपनी किसान के जो बच्चे हैं वो खेती नहीं करना चाहते और जो किसान हैं वो अपने बच्चों से खेती कराना नहीं चाहते। ये जो है स्थिति परिस्थिति आज की बन चुकी है। मेरा नाम वैभव त्रिपाठी है और आप हमारा यूट्यूब चैनल सियासी पंचायत देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप भी किसान होंगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं कि आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं।